नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा और हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारे एपिसोड है, जो ये वाला वीडियो है, ये ना तो हिंदुत्व के ऊपर है और ना ही किसी हॉरर कहानी पर है। अभी आपको जैसा मालूम होगा कि मई के महीने में यूएस ने काफी सारी फाइल्स और वीडियो रिलीज किए हैं नासा के। आज उन्हीं को पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई में से एक हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हर कॉन्स्पिरेसी जो वो सिर्फ कल्पना होती है या फिर सच्चाई कुछ अलग होती है जिन्हें दुनिया से छिपाया जाता है। आज हम बात करेंगे यूएफओज की, एलियन की और उन घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आखिर पहली बार इंसान के दिमाग में विचार आया कैसे कि हम पृथ्वी पर अकेले हैं और पृथ्वी के बाहर भी कोई जीवन हो सकता है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हम देखें तो एलियन शब्द जो है वो काफी पुराना है। इसका मतलब सिर्फ अंतरिक्ष से आया हुआ प्राणी या जीव नहीं। एलियन का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस जगह का निवासी ना हो, कोई अजनबी, कोई बाहरी, मतलब उस ब्रह्मांड से बाहर का। लेकिन आज जब हम एलियन शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, ऐसे जीव जो पृथ्वी के नहीं हैं, जो किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे डायमेंशन से आए हुए हैं। और यहां सिर्फ वस्तु की बात नहीं हो रही, बल्कि जीवित प्राणियों की बात हो रही है, बायोलॉजिकल एंटिटीज की बात हो रही है, जीवित जीवन की बात हो रही है। इसलिए उन्हें एलियन कहा जाता है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़ने वाली वस्तु जिसकी पहचान नहीं की जा सकी हो। पहले लोग कहते थे कि आसमान में बड़ी गोल तश्तियां दिखाई देती हैं, कभी सुनहरी, कभी ट्रायंगल आकार टाइप की, या कभी बहुत विशाल। लेकिन समय बदला और लोगों ने छोटी छोटी चीजें देखनी शुरू की। फुटबॉल के आकार की चमकती हुई वस्तुएं जो हवा में घूमती थी, रुक जाती थी और फिर अचानक से वो गायब हो जाती थी। और इन घटनाओं की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि एक नया शब्द सामने आया, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन, यानी ऐसी हवाई घटनाएं जिन्हें समझा नहीं जा सका, और सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों के अंदर भी। दुनिया के कई नौसेनाओं के अधिकारियों ने दावा किया कि महासागर की गहराइयों में अचानक कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो किसी भी ज्ञात तकनीक से कहीं ज्यादा तेज है। पनडुब्बियां चलाने वाले जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कुछ वस्तुएं अचानक सामने आ जाती हैं, अकल्पनीय है, मतलब एक्सेप्टेबल जो स्पीड है उससे वो चलती हैं और फिर अचानक से वो गायब हो जाती हैं। और दुनिया की लगभग हर सेना ये बात जानती है कि कोई ना कोई हम पर नजर रख रहा है, पृथ्वी पर नजर रख रहा है। अगर अब इतिहास की बात करें तो पूरी दुनिया में यूएफओ की चर्चा जो होती है वो जिस घटना से हुई, जिस घटना के बाद में यूएफओ की चर्चा बढ़ी, वो थी 1947 जुलाई का रोजवेल इंसिडेंट, और जगह थी रोजवेल, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। कहा जाता है कि रात के समय लोगों ने एक बहुत बड़ा धमाका सुना और ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई बहुत भारी वस्तु जमीन पर गिरी। अगली सुबह जो लोकल लोग थे वो उस जगह पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही, उनको वहां पहुंचने से पहले ही पूरे इलाके को अमेरिकी सेना ने घेर लिया ताकि कोई अंदर ना जा सके, कोई बाहर नहीं निकल सके वहां से, मतलब कॉर्डन ऑफ कर दिया उस एरिया को। और फिर सेना के अधिकारी जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि एक यूएफओ क्रैश हुआ है और उस क्रैश में एक एलियन बॉडी मिली है। 1947 का समय था ये। उस दौर के अंदर में आज की तरह डिजिटल युग नहीं था, सिर्फ एक जरिया होता था सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, वो था अखबार। ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया था उस टाइम पर। दुनिया के बड़े बड़े अखबार में खबर छपी कि यूएफओ क्रैश्ड इन रोजवेल, और यहीं से शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल। अचानक अगले दिन बयान बदल दिया गया। उसी अधिकारी ने जिसने कहा था कि यहाँ पर ये क्रैश हुआ है यूएफओ और एक बॉडी मिली है, उसी अधिकारी से कहलवाया गया कि वो यूएफओ नहीं था, वो सिर्फ एक वेदर बैलून था।
लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। लोगों ने दावा किया कि उस रात बड़े बड़े मिलिट्री के ट्रक वहां आए और जो उस इलाके से जो कार्डन ऑफ किया गया था वहां से कुछ अज्ञात चीजों को लेकर के गए। और कहा जाता है कि वो सारे के सारे ट्रक वहां से एरिया 51 की तरफ गए और यहीं से एरिया 51 के सबसे बड़े जो एरिया 51 है वो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में बदल गया। अब सवाल यह है कि क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस था या वहां कुछ और था। कई थ्योरीज कहती हैं कि वहां टेक्निक पर काम हो रहा था, जिस टेक्निक को पूरी दुनिया से छिपाया गया, हथियार, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट और शायद एलियन टेक्नोलॉजी। कहा जाता है कि रोजवेल क्रैश के बाद एरिया 51 को स्पेशल तरीके से, विशेष रूप से रिजर्व इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी टेक्निक को खोल करके यह समझना कि वो बनी कैसे है, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपके सामने एक मशीन रख दी गई या रख दी जाए जिसमें इंजन ना हो फिर भी वो उड़ रही है, तो आप क्या सोचेंगे। यही वाला सवाल वैज्ञानिकों के सामने था और 1980s और 90s के बीच दुनिया के सामने आए बॉब लेजर। ये एक इंजीनियर हैं जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। उन्होंने कहा, हाँ वहां पर यूएफओ मौजूद है, हाँ वहां रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और हाँ हम एलियन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाएगा जिसे S4 बेस कहा जाता है, पपोसा माउंटेन के नीचे। वहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है पपोसा, उसके नीचे, मतलब वो नीचे भी कितने कि उस माउंटेन की टॉप से, चोटी से इतने नीचे की 15 मंजिलों की गहराई में उन्होंने वो बेस बनाया हुआ, तो उनको वहां ले जाएगा। और बॉब लेजर के अनुसार वहां 9 यूएफओ मौजूद थे, एक आदमी 9। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इंसान उनकी यूएफओ की जो टेक्निक है, एलियंस की जो टेक्निक है, सिर्फ उसका 1% ही समझ पाया है। और सोचिए अगर सिर्फ 1% से दुनिया इतनी बदल गई तो बाकी 99% जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर सकती है। और उन्होंने दावा किया कि वहां ऐसी ऊर्जा टेक्निक थी, मतलब एनर्जी टेक्निक थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको मोड़ सकती थी। ऐसी प्रणालियां जिन्हें आज का विज्ञान पूरी तरह नहीं समझता। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सच है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कई बार दुनिया से दशकों आगे दिखाई देती है। तो क्या यह सिर्फ इंसानी रिसर्च है या किसी और की मदद का रिजल्ट है? और यहां पर एक और बड़ा नाम आता है, हैम एसेट। ये हैम एसेट जो है ये इजराइल की स्पेस सिक्योरिटी एजेंसी के एक्स चीफ हैं। उन्होंने 2020 में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अमेरिका इजराइल और एलियंस के बीच में एक गैलेक्टिक फेडरेशन जैसा गठबंधन मौजूद है। उन्होंने कहा कि एलियन सीधे सब कुछ नहीं बताते, वो इंसानियत को, वो ह्यूमन बीइंग को धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को पहले पहली क्लास पढ़ाई जाती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह से वो जो ह्यूमन सभ्यता है उसको भी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक दे रहे हैं जिससे वो प्रोग्रेस कर सके। अब ये सब कुछ सुनने में पागलपन तो लग सकता है, लेकिन दुनिया में लाखों लोग हैं जो कि इस पर यकीन करते हैं। एक और थ्योरी है, वो थ्योरी कहती है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराए गए थे, ये थ्योरी उसके बाद की है। पूरे ब्रह्मांड का ध्यान पृथ्वी की तरफ गया क्योंकि इंसान ने पहली बार ऐसी शक्ति बनाई थी जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती थी। और कहा जाता है कि उसी के बाद यूएफओ साइटिंग अचानक से बढ़ने लगी। और कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो जमीन पर हैं, जिन देशों के पास में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वो उन पर नजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इंसान खुद को पूरी तरीके से नष्ट ना कर दे। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब अमेरिका में होता है तो बिल्कुल गलत है।
भारत में भी हजारों यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई। लेकिन जब हम यूएफओ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका आता है, सबसे पहले। अब अमेरिका ही क्यों आता है? क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य तकनीक, टेक्नोलॉजी, सबसे बड़े हथियार और सबसे शक्तिशाली रिसर्च टीम वहीं पर मौजूद है। और अगर कोई सभ्यता पृथ्वी पर नजर रख रही होगी तो वो सबसे पहले उसी देश को देखेगी जिसके पास में दुनिया को खत्म करने की क्षमता हो, किसी दूसरे को नहीं। अब ये सब सच है या नहीं मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं दे पाया। और यही वजह है कि यूएफओज और एलियंस का रहस्य आज भी जिंदा है। और आज ये इसलिए और बढ़ा है क्योंकि नासा ने कुछ अपने आर्काइव से कुछ वीडियो जारी किए हैं, कुछ फुटेज जारी किए हैं, कुछ फोटो जारी किए हैं। क्योंकि अब सवाल अभी भी वही है, क्या हम सच में इस ब्रह्मांड के अंदर अकेले हैं या फिर कोई हमें बहुत समय से देख रहा है? क्योंकि ये सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चल रहा है और अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहता है। तो वहां लोग पूछते हैं, वो सरकार से जवाब मांगते हैं, लोग कहते हैं कि हमें सच बताइए। काफी समय तक अमेरिकी सेना इन सब चीजों को छिपाती रही, लेकिन 2022 के बाद में चीजें बदलनी शुरू हुई। अमेरिका के जो कई सारे कांग्रेसमैन हैं, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं ना, कांग्रेसमैन बोलते हैं, वो लोग आगे आए और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया और फिर एक प्रस्ताव पास किया सभी मिलकर के, जिसके अनुसार अब सेना को यूएफओज और यूएपी से जुड़ी हुई जानकारी जनता के साथ साझा करनी होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसा करा भी, वो रिलीज भी की और ये सब रिकॉर्डेड है। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ YouTube पर मत जाइए, सीधे अमेरिकी सरकार जो है उनकी वेबसाइटों पर जाइए। वहां अमेरिकी जो रक्षा विभाग है खुद वीडियो जारी कर रहा है और वीडियो चलाकर कह रहा है कि देखिए ये वह ऑब्जेक्ट है जिसे हमने रिकॉर्ड किया है, इसे हमने ट्रैक किया, लेकिन ये है क्या, इसका जवाब हमारे पास में नहीं है। उन वीडियो में यूएफओ साफ दिखाई देते हैं, कुछ वस्तुएं हवा में रुक जाती हैं, अचानक दिशा बदल लेती हैं, 90 डिग्री पर टर्न लेती हैं और इतनी स्पीड से उड़ती हैं जो इंसानी टेक्निक से कई गुना आगे लगती है। और फिर भी इतना सब देखने के बाद भी अमेरिकी सेना कहती है कि कुछ चीजें अभी भी क्लासिफाइड हैं। मतलब कुछ जानकारी ऐसी हैं कि अगर वो जानकारी सार्वजनिक कर दी गई तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। यानी आज भी उनके पास कुछ ऐसा है जो कि वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते और यही वो चीज है जो ये इशारा करती है कि एलियन जीवन है, एलियन जमीन पर हैं। अब हाल ही में यह भी सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर बात की। उन्होंने संकेत दिया कि शायद भविष्य में एक्सट्रीम क्लासिफाइड फाइल्स को भी सार्वजनिक किया जा सकता है। और इसके बाद कांग्रेसमैन सामने आए कई सारे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अमेरिकी सरकार यूएफओ फुटेज को पूरी तरह सार्वजनिक कर सकती है। यहां तक कि वेबसाइट की चर्चा में यह भी कहा गया कि यूएस गवर्नमेंट एक ऐसा पोर्टल तैयार कर रही है जहां यूएपीज और यूएफओ से जुड़ी ऑथेंटिक वीडियो और विटनेस रिपोर्ट्स अपलोड की जाएगी। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। अब मेरा एक अलग दृष्टिकोण है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिका ये सब इसलिए दिखा रहा है ताकि बाकी दुनिया के देश डरें, ताकि दुनिया के देशों को लगे कि यूएस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी सामने आने लगी है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश इन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत भी, हाँ भारत भी। कहा जाता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने भी एक रहस्यमय यूएफओ जैसी वस्तु देखी थी। अब फर्क यह है कि भारत में ऐसी बातें ज्यादा वायरल नहीं होती, लोग जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका में 5 वैज्ञानिक यूएफओ देखने का दावा करते हैं तो वो न्यूज पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में चंद्रताल के पास, चंद्रताल एक झील है, उसके पास में इसरो के कुछ वैज्ञानिक रिसर्च टूर पर गए हुए थे। 6ठा दिन था अभियान का और 6ठे दिन जब वो लोग अपना सामान पैक कर रहे थे
तभी उन्होंने दूर पहाड़ी के पास में उनको कुछ एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक चमकती हुई वस्तु। वो अचानक हवा से में नीचे उतरी और फिर उन वैज्ञानिकों की तरफ आने लगी। उन्होंने बताया कि जो वो वस्तु थी वो उनसे सिर्फ 50 मीटर दूर थी। 50 मीटर दूर यानी इतनी दूर केवल कि जहां से आप किसी भी इंसान का चेहरा बिल्कुल साफ देख सकते हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। मतलब वो थी वो कोई चीज और इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से उसको देखा था। उन लोगों ने अपने कैमरे निकाले, तस्वीरें ली। वो वस्तु कुछ देर हवा में मंडराती रही और फिर अचानक से ऊपर उठी और गायब हो गई। मतलब इतनी स्पीड कि कुछ ही पलों में वो ऊपर गायब हो गई। और 2002 में दुनिया के पास ऐसी कोई सार्वजनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर। बताया जाता है कि इस घटना की रिपोर्ट सेना और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको इसकी रिपोर्ट भेजी गई। और आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उस घटना की तस्वीरें भारत की क्लासिफाइड फाइल्स में मौजूद हैं। यहां एक दिलचस्प बात और सामने आती है, वो ये है कि पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कुछ पुरानी कहानियां हैं। बहुत मुद्दत से, सदियों से लोग कहते आए हैं कि वहां की कुछ विशेष जगह हैं और उन जगहों पर स्पेशली पूर्णिमा की रात को जब आसमान खुला होता है, अजीब सी रोशनियां दिखाई देती हैं और पानी से कुछ चीज बाहर आती है और फिर वो गायब हो जाती है। पुराने लोग कहते थे कि देवता आए थे, परियां उतरी थी, लेकिन आज कुछ लोग उन कहानियों को एक अलग नजरिए से देखने लगे। क्या यह संभव है कि वो जगहें किसी प्रकार के एंट्री पॉइंट्स हैं, किसी पोर्टल की तरह? अब यहां बात आती है फिजिक्स की। हम आज भी स्पेस ट्रेवल को उसी तरह समझते हैं कि हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक सीधी यात्रा करनी होगी, लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सबसे नजदीकी सोलर सिस्टम जो है वो भी कई सौ लाइट ईयर दूर है, नजदीक नहीं है। और अगर आप प्रकाश की गति से, लाइट की स्पीड से भी चलें तो वहां पहुंचने में सालों लग जाएंगे और वापस आने में शायद हजारों साल। तो फिर कोई सभ्यता इतनी दूर से यहां कैसे आई या यहां कैसे आएगी? यहीं पर आता है स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेस टाइम के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर स्पेस टाइम मुड़ जाए तो ब्रह्मांड के दो दूर हिस्सों के बीच एक शॉर्टकट बन जाता है। मतलब ये है, इनको ये है, आप इसको ऐसे मोड़ दोगे तो शॉर्टकट आपका बन गया। एक पोर्टल एक ऐसा रास्ता है, जो पोर्टल जिसको हम कहते हैं वो एक ऐसा रास्ता है जो अरबों किलोमीटर की जो दूरी है उस दूरी को कुछ सेकंड में जोड़ दे। और यही वजह है कि कई सैन्य अधिकारी, कई आर्मी अफसर्स का दावा है कि यूएफओ अचानक प्रकट होते हैं और अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर साइटिंग्स पानी के अंदर होती है। अमेरिकी सेना के कई वीडियो जो हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर में एंटर करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि सेना ने उन ऑब्जेक्ट्स पर मिसाइलें भी फायर की थी। और एक रिपोर्ट के अनुसार एक यूएफओ जैसी वस्तु पर हेल फायर मिसाइल दागी गई। मिसाइल सीधी उसकी तरफ गई, उसने हिट किया, लेकिन ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कुछ देर वो हवा में उड़ता रहा और फिर वो धीरे से समुद्र में गायब हो गया। मतलब उनका जो मेटल है वो इतना मजबूत है कि मिसाइल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि महासागर के अंदर कुछ छिपा हुआ है। और सच कहें तो हम समुद्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमने अंतरिक्ष के बारे में जितना सीखा उससे कहीं कम हम समुद्र के बारे में जानते हैं। आज भी पृथ्वी के ऊपर जो महासागर है उनका बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है और समुद्र अपने आप में एक रहस्य है। इंटरनेट पर समय समय पर कुछ तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, कभी किसी विशाल जीव की, कभी पानी के अंदर चमकती हुई स्ट्रक्चर्स की। कुछ लोग जिन्हें लिविथन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महासागर के अंदर एक अलग सभ्यता मौजूद है। कुछ लोग इसे मरमेड सिविलाइजेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे अंडर वाटर एलियन बेस कहते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन थ्योरीज बहुत है। क्योंकि एक बात सच है कि पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है और इंसान की पहुंच अभी भी बहुत लिमिटेड है। हमारी पनडुब्बियां भी एक निश्चित डेप्थ के बाद टूटने लगती है, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, समुद्र का दबाव इतना ज्यादा होता है कि आधुनिक मशीनें भी उसको सहन नहीं कर पाती है।
तो सोचिए अगर वहां नीचे कुछ हो तो हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ एक और अजीब कहानी सामने आती है। कुछ समय पहले अमेरिका के फ्लोरिडा में एक घटना हुई। एक आदमी समुद्र बीच पर मिला, कमजोर हालत में था, डिहाइड्रेटेड था और वो रेत के ऊपर कुछ हाथों से अजीब डिजाइन बना रहा था। पुलिस आई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उस आदमी ने कहा कि 4 डॉल्फिन मुझे समुद्र के अंदर ले गई। तो लोग हंसने लगे और सोचने लगे कि ये नशे में है। उन लोगों को लगा कि नशे में इस टाइप की उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि जो डॉल्फिन थी वो उसको 40 फीट नीचे लेकर के गई और वहां पर उसको रखा, और उन डॉल्फिनों का जो सरदार था उसने उस व्यक्ति के चारों तरफ एक हवा का बुलबुला बना दिया ताकि सांस ले सके। और उसने दावा किया कि डॉल्फिन उससे बातचीत कर रही थी। और सबसे अजीब बात, वो आदमी जो था वो कोई साधारण आदमी नहीं था। बताया गया कि वो आदमी एरोनॉटिकल इंजीनियर था और समुद्र और गहरे पानी पर वो रिसर्च कर चुका था। जब उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसको फेफड़ों के अंदर में समुद्री पानी और समुद्री कण पाए गए। मतलब वो कण जो पाए गए, जो समुद्री पानी पाया गया उसके पेट के अंदर में, फेफड़ों के अंदर में, वो उस बात की गवाही देता है कि ये आदमी काफी देर तक, कई घंटों तक समुद्र के अंदर डूबा रहा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो पूरी तरह से मेंटली हेल्दी पाया गया और यहीं से कहानी अमेरिका में, ये कहानी जो थी ये यहीं से अमेरिका में वायरल हो गई। और फिर लोगों ने पुरानी CIA और नासा रिसर्च को खंगालना चालू किया, क्योंकि 1960 के दशक में CIA और नासा ने डॉल्फिन्स पर कई सारे प्रयोग किए थे। ये ऐसी कहानी है कि जो दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन अब पता चला है। और वैज्ञानिकों का मानना था कि डॉल्फिन पृथ्वी के ऊपर मौजूद बुद्धिमान जीवों में से एक है। उन्होंने कोशिश की थी कि डॉल्फिन के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि डॉल्फिन बोल नहीं सकती लेकिन वो अपने अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज और सिग्नल्स में बातचीत करती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने मशीन के जरिए उसके जो डॉल्फिन के सिग्नल्स थे उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने कोड्स बनाए, पैटर्न्स बनाए, ताकि इंसान और डॉल्फिन के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। और उनका पहला उद्देश्य क्या था? यही जानना कि क्या इंसान पृथ्वी पर अकेली इंटेलिजेंट स्पाइस है या फिर समुद्र के अंदर दूसरी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम आज तक कुछ नहीं जानते। क्योंकि तब तक उन्हें यह समझ आने लगा था कि समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ये साइंटिस्टों को समझ आने लगा था। बहुत सी चीजें समुद्र की गहराई से आती जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन सवाल यह था कि वो चीजें हैं क्या। इंसान खुद तो समुद्र की उन गहराइयों तक जा नहीं सकता, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज भी लिमिटेड टेक्नोलॉजी है हमारी। इसलिए CIA और नासा ने सोचा कि अगर इंसान नीचे जा सकता है तो क्यों ना किसी ऐसी चीज या ऐसी जीव का इस्तेमाल किया जाए जो समुद्र को हमसे बेहतर समझता हो। और इसी वजह से शुरू हुआ डॉल्फिन प्रोग्राम। उनका पहला मकसद था समुद्र के रहस्यों को समझना। दूसरा मकसद था निगरानी। मतलब कोल्ड वॉर का दौर था, वो USSR और अमेरिका एक दूसरे पर निगाह रखे हुए थे। अब सोचिए कि अगर आपको यह पता चल जाए कि दुश्मन की पनडुब्बी कहां छिपी है तो युद्ध आधा जीत लिया जाता है। तो उन्होंने डॉल्फिन्स को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि डॉल्फिन्स दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकती थी, बारूदी सुरंगें यानी जो माइंस हैं उनकी लोकेशन को पहचान सकती थी। वो समुद्र में बिल्कुल सामान्य तरीके से तैरती हैं, किसी को शक भी नहीं होता किसी तरह का, और फिर वापस आकर संकेत देती हैं कि दुश्मन कहां मौजूद है। जरा सोचिए, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियां इस पर काम कर रही थी। और तीसरा मकसद और भी ज्यादा खतरनाक था। वो डॉल्फिन्स को हथियार की तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। उनके शरीर पर छोटी छोटी डिवाइस लगाई जाएं और उन्हें दुश्मन के इलाकों में भेज दिया जाए। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया और ऑफिशियल रीजन दिया गया एनिमल क्रूएल्टी। कहा गया कि जानवरों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें तकलीफ दी जा रही है और इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन कई लोगों का दावा है कि असली वजह यह नहीं थी बल्कि कुछ और थी, और यहां कहानी और भी अजीब हो जाती है। एक डॉल्फिन थी जिसका नाम था पीटर। कहा जाता है कि पीटर को अपने ट्रेनर के साथ में
प्यार हो गया, वो उसके साथ भावनात्मक तरीके से जुड़ गई और उसका जो अफेक्शन था अपने ट्रेनर के प्रति वो इतना था कि जब उसकी ट्रेनर उससे मिलने नहीं आई तो उसने अपनी सांसों को रोक लिया और अपनी जान दे दी, क्योंकि डॉल्फिन ममल्स होती है और उसके फेफड़े होते हैं। वो मछलियों की तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, उन्हें ऊपर सतह पर आना पड़ता है, लेकिन उनकी सांस ऑटोमेटिक नहीं चलती जैसे कि हम लेते हैं। वो अपनी इच्छा से सांस लेती हैं और छोड़ती हैं और कहा जाता है कि पीटर ने सांस लेना बंद कर दिया था। ये घटना इतनी इमोशनल थी कि कई लोगों ने उस प्रोग्राम का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक थ्योरी सामने आई और थ्योरी क्या आई कि कुछ लोगों ने दावा किया कि डॉल्फिन्स ने वैज्ञानिकों को एक वार्निंग दी थी कि समुद्र के अंदर जो शहर हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें यह पता चल गया है कि CIA इसकी निगरानी कर रहा है। लेकिन यह प्रोग्राम वास्तव में मौजूद था। ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है या कहानी है ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये मौजूद था। इस पर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। अब जब आप इन सारी चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर समुद्र के अंदर में चल क्या रहा है भाई। और इसी बीच एक घटना और सामने आती है। एक अमेरिकी सैनिक अपने दुश्मन के इलाके में फंस गया था। सील टीम का वो एक सदस्य था, उसकी टीम के एक आदमी ने वो तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया था। एक को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा आदमी पहाड़ों के बीच में फंस गया। करीब 7000 फीट की ऊंचाई थी वो उस पहाड़ी की, और ये केस है ईरान का। और ईरान तक ये खबर पहुंच चुकी थी और हजारों लोग उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रात में मसाल लेकर के लोग पहाड़ों में घूम रहे थे। ईरानी सरकार ने उस पर इनाम रख रखा था। अमेरिका ने उसे ट्रैक करना, अमेरिका के उसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ी इलाका था, 5-7 हजार फीट की ऊंचाई थी, तो बहुत मुश्किल था। खराब मौसम था, पहाड़ी इलाका था, कोई क्लियर लोकेशन नहीं थी कि कहां पर हुआ है, कहां पर गायब हुआ। तब अमेरिकियों ने इस्तेमाल किया एक रहस्यमय टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम बताएगा घोस्ट मरमर। अब ये क्या चीज है, घोस्ट मरमर क्या चीज थी? कहा यह जाता है कि हर इंसान की, जो भी इंसान होता है, उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर पैदा करती है जो धड़कन होती है। ठीक वैसे जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते, किसी के साथ वो मैच नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो दिल की फ्रीक्वेंसी है वो अलग होती है। और इस टेक्नोलॉजी का दावा था कि वो मीलों दूर से भी किसी इंसान की जो दिल की फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकती है। यानी भीड़ में ये पता लगा सकती है कि कौन व्यक्ति कहां है। पहले ये आसपास मौजूद सभी सिग्नल को स्कैन करती थी, फिर AI की मदद से इंसानों की जो धड़कनें हैं उनको अलग करती थी, क्योंकि जब वो स्कैन करेगी तो उस एरिया के अंदर में इंसान भी होंगे, जीव भी होंगे, जंतु भी होंगे, सरीसृप भी होंगे, सब होंगे। तो पहले इंसानों की जो धड़कन है उसके सिग्नल्स को अलग करेगी और फिर जब उनको अलग कर लेगी, जो फिर इंसानों की धड़कनों के बीच से स्पेसिफिक टारगेट को पहचानती थी। और बताया जाता है कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका ने उस सैनिक को ढूंढ लिया था। अब सोचिए ये कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। हम अपने दिल की धड़कन खुद नहीं सुन सकते, लेकिन कोई मशीन मीलों दूर से उसको पहचान ले। अब यहां एक कहानी और जुड़ जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित की है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर सकती है। यानी आप हिल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान का शरीर सुन्न हो जाता है, नाक से खून बहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। और फिर वो व्यक्ति फिर अमेरिकन जो हैं उस टारगेट को उठा ले जाते हैं। और कई लोग इस टेक्नोलॉजी को एलियन टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ते हैं। और इसके सबूत, क्योंकि दशकों से UFO अबडक्शन स्टोरीज में एक बात कॉमन रही है। लोग कहते हैं कि जब UFO हमारे पास आया तो हम लोग हिल नहीं पाए, ना कोई दर्द ना चोट, लेकिन पूरा शरीर फ्रीज हो गया। तो ये दोनों चीज तो एक है। 1960 की कहानियां, 70 के दशक की कहानियां, 80 के दशक की कहानियां, 90 के दशक की कहानियां, अलग अलग लोग, अलग अलग देश
लेकिन सभी के बयान, सभी के स्टेटमेंट लगभग एक जैसे कि हम फ्रीज हो गए थे, हम जड़ हो गए थे, हिल नहीं पाए थे। तो कई लोग मानते हैं कि शायद इंसानों ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। यानी अगर एरिया 51 के अंदर में सचमुच कोई यूएफओ मिला था तो संभव है कि उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की गई। अब अगर ये सच है तो ये बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसी शक्ति अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि यही वजह है कि दुनिया में एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ एक देश के पास ये टेक्नोलॉजी हो तो पूरी दुनिया पर वो राज कर सकता है, लेकिन अगर कई देशों के पास समान शक्ति हो तो बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि आज भी अमेरिका, रूस और चीन एक नए तरह के कोल्ड वार में लगे हुए हैं। और यहां एक सवाल आता है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो इंसान की याददाश्त मिटा दे? मतलब ठीक वैसे जैसे मैन इन ब्लैक में दिखाया गया था, फिल्म थी मैन इन ब्लैक, उसमें दिखाया गया था कि एक टेक्नोलॉजी होती है वो आदमी की पिछली मेमोरी को खत्म कर देती है, किसी पर्टिकुलर टाइम में के मेमोरी को डिलीट कर देती है या पूरी को डिलीट कर सकती है। एक फ्लैश, एक क्लिक हुआ और इंसान सब कुछ भूल गया। सवाल अजीब है, लेकिन सोचिए अगर किसी की मेमोरी सचमुच मिटा दी जाए तो क्या वो व्यक्ति ये बता पाएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ? शायद बहुत से लोगों ने कुछ देखा हो लेकिन उन्हें याद ही ना हो, क्योंकि उनकी मेमोरी को डिलीट कर दिया गया। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये कह नहीं सकते कि ये सिर्फ कल्पना है या सच है, कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां अजीब घटनाएं लगातार रिपोर्ट की जाती हैं, और ऐसी जगह का नाम है ब्रैडशो रेंज। अमेरिका के एक सुनसान इलाका पहाड़ों के बीच में है। कहा जाता है कि 1990 के दशक में वहां अजीब टाइप की रोशनियां दिखाई देने लगी, रात में चमकते ऑब्जेक्ट्स जो अचानक प्रकट होते थे और फिर गायब हो जाते थे। उस जगह के मालिक ने फोटोज और वीडियो लेने शुरू की। कुछ तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। और एक दिन उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी कहानी बदल दी। वो अपनी रसोई में खड़ी थी, बाहर एक पेड़ था और अचानक उस पेड़ के सामने हवा में कुछ खुला। एक विशाल नीली स्क्रीन जैसी चीज, किसी थिएटर की स्क्रीन हवा में बन गई हो जैसे। रात थी लेकिन उस समय स्क्रीन के अंदर में दिन का उजाला दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत फोटो खींची और कई लोग आज उसे पोर्ट्रेट फोटो भी कहते हैं। उस तस्वीर के अंदर में कथित तौर पर यूएफओ दिखाई देता है, कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं और ऐसी चीजें जो सामान्य नहीं लगती। फिर 2001 में अमेरिकी सरकार ने वो जगह खरीद ली अचानक, और 2003 के बाद वहां एंट्री को बैन कर दिया गया। आज भी कहा जाता है कि बिना अनुमति के वहां आना जाना मना है। लोगों ने वहां ड्रोन भेजने की कोशिश की, लेकिन दावा किया जाता है कि ड्रोन उस क्षेत्र में पहुंचने से जैसे पहुंचते हैं वहां से वापस लौट के आते हैं जिसने भी भेजे होते हैं। मतलब उन ड्रोन का इंजन में बंद हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सिग्नल उनको ब्लॉक कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वहां पर कुछ नहीं है ऐसा, तो इतनी सिक्योरिटी क्यों भाई? क्या वहां किसी पोर्टल पर रिसर्च हो रही है? क्या स्पेस टाइम टेक्नोलॉजी पर कोई काम चल रहा है? कई लोग ऐसा मानते हैं। यहां तक कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को भी इससे जोड़ते हैं जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। अब यह सच है या राजनीतिक बयान, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आम इंसान बहुत कम जान पाता है। और यही वजह है कि यूएफओ, पोर्टल्स, एलियन टेक्नोलॉजी और एरिया 51 जैसी चीजें आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। और अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1947 के अंदर में रोजवेल क्रैश के बाद में ये दावा किया गया कि ये सिर्फ कोई मशीन नहीं मिली थी यहां पर, बल्कि एक बायोलॉजिकल बॉडी भी मिली थी। रोजवेल एक अमेरिका में जगह है, वहां पर 1947 में एक क्रैश हुआ था। उस क्रैश की साइड से वहां की आर्मी ने डिक्लेयर किया था कि हाँ, यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट, एक एलियन स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हुआ था और एक बायोलॉजिकल बॉडी मिली थी। और इसी से जुड़ी हुई एक किताब 2008 में पब्लिश हुई थी, एलियन इंटरव्यू। इसके लेखक थे लॉरेंस आर स्पेंसर। इस किताब को एक महिला नर्स की कहानी बताया गया
और उस महिला नर्स का नाम था मार्गरेट मैकलोरी। बताया जाता है कि वो यूएस आर्मी में नर्स थी और रोजवेल इंसिडेंट के समय उन्हें अचानक एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिलिट्री एरिया में ले जाया गया। वहां पर हर तरफ आर्म्ड गार्ड थे, मिलिट्री अफसर थे और कुछ लोग ब्लैक सूट में वहां पर मौजूद थे। सबके चेहरे पर एक तनाव था, सब टेंशन में थे, घबराहट थी। मार्गरेट को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी अमेरिकी सेना को जिसने हिला दिया है। फिर उस नर्स को एक सीनियर कर्नल के पास ले जाया गया। कर्नल ने कहा कि यहाँ पर एक क्रैश हुआ है और हमने किसी को अंदर में पकड़ कर रखा है, बस तुम्हें यह देखना है कि उसे किसी मेडिकल हेल्प की तो जरूरत नहीं है। नर्स अंदर गई, उसने जो देखा तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। कमरे के कोने में एक लगभग 3 फीट की हाइट का एक जीव बैठा हुआ था। उसकी आंखें जो थी वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बड़ी थी। कोई नाक नहीं थी, कान नहीं थे, कोई मुंह भी नहीं था, सिर्फ एक अंडाकार था। हाथ पैर थे लेकिन उंगलियां हाथ में सिर्फ 3 थी। कोई जेनिटल पार्ट नहीं था, कोई जननांग नहीं था, कोई मानवीय पहचान नहीं थी। पहली नजर में वो किसी रबड़ की गुड़िया जैसा लगता था, लेकिन वो जीवित था, वो हरकत कर रहा था। कमरे में मौजूद हर इंसान डरा हुआ था, लेकिन वो नर्स थी, उसका काम जांच करना था। तो वो धीरे धीरे उसके पास गई और तभी कुछ अजीब हुआ। उसने कुछ सुना नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर में एक विचार आया कि जैसे किसी ने कहा हो कि कोई चोट नहीं है, नॉट इंजर्ड। वो अचानक रुक गई वो, क्योंकि ये उसकी अपनी आवाज नहीं थी जो उसके दिमाग के अंदर में वो बात कही। उसने उस जीव की आंखों में देखा और उसको एहसास हुआ कि वो उससे बात कर रहा है बिना शब्दों के, टेलीपैथी। नर्स ने अपना परिचय दिया कि मैं मैटलीडा हूं, मैं एक नर्स हूं, और जवाब आया कि मुझे पता है। उस जीव ने अपना नाम एरोल बताया। उसने कहा मैं इंसान नहीं हूं, मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, मुझे वातावरण की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा इंटरव्यू जो पूरे 6 हफ्ते तक चला। मतलब वो व्यक्ति वहां पर जो एलियन था वो 6 हफ्ते तक रहा। उस इंटरव्यू में कही गई बातें आज भी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है और कुछ लोग इसे मानव इतिहास की सबसे खतरनाक सच्चाई मानते हैं। एरोल ने सबसे पहले बात कही कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, यह शरीर सिर्फ एक वाहन है। यह सुनते ही आपको भगवत गीता की वो पंक्ति याद आ जाती है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, शरीर बदलते हैं, चेतना नहीं। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा यान, तुम्हारा स्पेसशिप किस तरह से क्रैश हुआ, तो उसने जवाब दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हुआ। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि तुम इंसान खुद को जिस रूप में देखते हो तुम वो नहीं हो, तुम भी चेतना हो। फिर उसने पृथ्वी के बारे में बातें की। उसने कहा कि पृथ्वी एक जेल है, यहाँ पर आत्माएं भेजी जाती हैं जिन्हें ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जिन्होंने गलतियां की थी उनको पृथ्वी पर भेजा जाता है। और सबसे खतरनाक बात, यहाँ आने से पहले तुम्हारी सारी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है। यही कारण है कि इंसान को अपनी असली पहचान याद नहीं रहती है। ये किसने बात की? ये एरोल ने बात की, जो एलियन था। और एरोल के अनुसार इंसान का सबकॉन्शियस मन उसकी सारी पुरानी यादों को संभाल कर रखता है, लेकिन चेतन अवस्था वो उन तक नहीं पहुंच सकता। जो एक्टिव पोजीशन है उसकी, एक्टिव माइंड है, वो उन तक नहीं पहुंच सकता। उसने कहा मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु लास्ट नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसको पकड़ लेता है आत्मा को, और फिर उसको दूसरे नए शरीर में डाल देता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, रीबर्थ, बार बार एक अंतिम चक्र। और यही बात दुनिया के कई प्राचीन धर्मों के अंदर भी कही गई है। जब उससे पूछा गया कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकला जाए, तो उसका जवाब था कि मेडिटेशन। उसने कहा कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लोगे तभी तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम भगवान हो, तो एरोल ने जवाब दिया नहीं, हम भी सीख रहे हैं, बस हमारे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है। और फिर उसने इंसानों के बारे में एक बात और कही कि हम पृथ्वी पर सिर्फ निरीक्षण करने आते हैं, हम ऑब्जर्व करने आते हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं।
और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ, क्या हमारी कथाएं, क्या हमारे देवी देवता असल में किसी बहुत प्राचीन और उन्नत सभ्यता की यादें हैं? क्योंकि जब आप गीता, उपनिषद और इन कथित एलियन इंटरव्यूज को एक साथ रख करके देखते हैं, तब कई बातें एक जैसी दिखती हैं। और फिर आता है एक और नाम, महाअवतार बाबा जी। कहा जाता है कि बाबा जी हजारों वर्षों से जीवित हैं। वो हिमालय के किसी पर्वत पर, किसी गुफा के अंदर में रहते हैं और उन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनसे वो खुद मिलना चाहते हो। अब यहाँ कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। 1952 में जॉर्ज वेन नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि एलियंस उसको अपने साथ ले गए थे उठा करके जमीन से। तब उसने बताया कि उससे मिलने वाले जीव बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते थे। जब उठाकर लेकर के गए, जहां लेकर के जाना था, तो वहां पर उससे जो लोग मिलने के लिए आए वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। लंबे बाल थे, लंबा कद, लंबा चेहरा और लगभग 27 साल की उम्र जैसा उनका शरीर था। उन्होंने इसे गैलेक्टिक फेडरेशन के बारे में बताया, एक ऐसा संघ जहां अलग अलग ग्रहों की सभ्यताएं मिलती हैं और इस आकाश गंगा की रक्षा करती हैं। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या पृथ्वी का भी कोई प्रतिनिधित्व मौजूद है, तो उसने कहा हाँ है, पृथ्वी का भी रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने महाअवतार बाबा जी के चित्र बनाए और जॉर्ज वेन द्वारा जो स्केच बनाया गया, उस एलियन के स्केच को जब साथ में रखा गया तो दोनों लगभग एक जैसे दिखाई दिए, मतलब दोनों एक। अब सोचिए कि ये क्या था। ऐसी कुछ बातें कुरान के अंदर भी वर्णित है। देखिए, ये एक धार्मिक पहलू है, लेकिन हम अपने पूर्वजों, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने अल्लाह, क्या वास्तव में वो वही हैं या कहीं वो एलियन सभ्यता से जुड़े हुए हैं? सिर्फ इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हम घटनाओं को जोड़ रहे हैं और फिर देखना चाहते हैं कि भी क्या ये एलियन से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। कुरान के अंदर में इसरा और मिराज की घटना है। पैगंबर मोहम्मद साहब को बुराक नामक दिव्य घोड़े पर बैठाकर स्वर्ग की यात्रा करवाई गई। कॉन्स्पिरेसी व्याख्या ये कहती है कि ये यात्रा किसी स्पेस या इंटर डायमेंशनल पोर्ट के जरिए हो सकती थी। यूएफओ शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय इंसान के पास कोई टेक्निक नहीं थी इस टाइप की, तो यह घटना किसी उन्नत सभ्यता का हस्तक्षेप भी हो सकती है। यानी पैगंबर साहब को एलियंस ने अपने जहाज पर बैठा करके कॉस्मिक जर्नी करवाई, जिसे धार्मिक भाषा में स्वर्ग की यात्रा कहा गया। भगवान राम की जल समाधि, धार्मिक परंपरा यह है कि भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर दिव्य लोक में वापसी की। कॉन्स्पिरेसी व्याख्या यह कहती है कि पानी को अक्सर एलियन पोर्टल्स के साथ में जोड़ा जाता है। यूएफओ साइटिंग्स झीलों और समुद्र के आसपास सबसे ज्यादा होती हैं। तो क्या भगवान राम की जल समाधि वास्तव में किसी अंडर वाटर पोर्टल में प्रवेश थी? और अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो राम का पृथ्वी से जाना एक डायमेंशनल ट्रांजिशन था, यानी वो किसी दूसरे आयाम या सभ्यता में चले गए थे, मतलब किसी दूसरे डायमेंशन या दूसरी जो सभ्यताएं हैं, कल्चर है, उसमें चले गए। अब भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का पृथ्वी से जो जाना हुआ है, वो धार्मिक परंपरा ये कहती है कि शिकारी जरा के तीर से कृष्ण के पैर में चोट लगी और उन्होंने देह को त्याग दिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कहती है कि कृष्ण का शरीर ऊर्जा में विलीन हो गया था और किसी कॉस्मिक गेटवे से उच्च आयाम में प्रवेश करे, जो हायर डायमेंशंस हैं। हम 4 डायमेंशन में रहते हैं, उसके आगे की जो डायमेंशंस हैं, टोटल 12 डायमेंशंस हैं, तो जिनमें से हम 4 में रहते हैं, बाकी हमसे दूर की चीजें हैं, वो उसमें प्रवेश कर गए। द्वारका का समुद्र में डूबना भी इस पोर्टल थ्योरी से जुड़ा हो सकता है, जैसे किसी सभ्यता ने पूरी नगरी को अपने डायमेंशन में खींच लिया हो। यानी कृष्ण का जाना साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि एक इंटर डायमेंशनल एग्जिट था। तीनों घटनाओं को मिलन अगर हम करें, पैगंबर साहब की, मोहम्मद साहब की स्वर्ग यात्रा, भगवान राम की जल समाधि और भगवान कृष्ण का कॉस्मिक मूवमेंट, जाना,
तीनों घटनाओं में एक समानता है, पोर्टल यात्रा, यात्रा और हायर डायमेंशंस। धार्मिक दृष्टि से ये सब देवीय चमत्कार हैं। हर एक धर्म अपने अपने हिसाब से इनको अपनी आस्था रखता है, लेकिन यूएफओ शोधकर्ताओं के लिए सब एलियन टेक्निक और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल के प्रमाण हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर क्या मानव इतिहास के आध्यात्मिक पात्र वास्तव में किसी दूसरी सभ्यता से जुड़े थे? यहां से पूरी कहानी धर्म, विज्ञान और एलियन थ्योरी के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या फिर हमें हजारों सालों से कोई देख रहा है, सर्विलेंस कर रहा है हम पर? क्योंकि अगर ये सब सच है तो मानव सभ्यता वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे हमको दिखाई जाती है, और शायद असली कहानी अभी शुरू हुई है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। अभी कहानी बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाएगी, और शायद बहुत जल्दी इंसान, पृथ्वीवासी उन लोगों तक पहुंच जाए जो हमारे लिए ईश्वर हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, जो भी हम उनको मानते हैं। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, इंतजार कीजिए, क्या क्या बहुत सारी चीजें अभी सामने आने वाली हैं। अमेरिका और फाइलें अपलोड करेगा, और जो जो फाइलें अमेरिका ने अपलोड की हैं आप उनको देखते रहिए, इसी में आपको आगे वो मिलेंगी। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको एक नई एलियन कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।